अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत को स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से हज़रत उस्मान ने अपने 12 साल की खिलाफत में पहले 6 साल तो एम्पायर को मज़ीद एक्सपेंड किया, एम्पायर को मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रॉन्ग बनाया। किस तरीके से उन्होंने कुरान की स्टैंडर्डाइजेशन को मुकम्मल किया, किस तरीके से उन्होंने उन तमाम तर एरियाज़ को रीगेन किया जो कि हज़रत उमर के दौर में फ़तह तो हुए थे लेकिन रिबेल कर रहे थे, और इस्लामिक एम्पायर को मज़ीद एक्सपेंड करते हुए एशिया तक ले आए, जैसे कि अफ़गानिस्तान के शहर हेरात और मर्व तक मुसलमानों का रूल पहुंचा। तो ये पहले 6 साल तो बड़े ही खुशहाली के थे, लेकिन जो आखिरी 6 साल थे, 12 में से जो आखिरी 6 साल थे, उधर फितनों का दौर था। वो फितनों का दौर इस तरीके से था कि हज़रत उस्मान के ऊपर कई इल्ज़ामात लगे। मिसाल के तौर पे बेटा, मैंने आपको कल कल की क्लास में भी जिक्र किया था कि हज़रत उस्मान के ऊपर एक इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड्स को, सॉरी क्लोज रिलेटिव्स को गवर्नर्स बना दिया। यानी हज़रत उस्मान सिर्फ जो गवर्नमेंट की पोजीशंस हैं वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों में बांट रहे हैं। और हज़रत उस्मान के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो उनको फ्री हैंड भी दे देते हैं गवर्नर्स को। और इस तरीके से जो बनु हाशिम और बनु उमैया के दरमियान ओल्ड राइवलरी थी वो एक बार फिर बढ़ने लग गई, क्योंकि हज़रत उस्मान बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे। तो बनु हाशिम वालों को शिकायतें होने लग गई कि हज़रत उस्मान बनु उमैया को फेवर कर रहे हैं और बनु हाशिम के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। जबकि रियलिटी चेक क्या था कि हज़रत उस्मान ने सारे गवर्नर्स अपनी मर्जी के नहीं बिठाए। इनमें से कुछ, जैसे कि अमीर मुआविया की अगर मैं बात कर लूँ, तो वो तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की अपॉइंटमेंट थी। और हज़रत उस्मान का अपने रिलेटिव्स को गवर्नर बनाने का मकसद ये था दैट ही वांटेड टू इंश्योर लॉयल्टी ऑफ द गवर्नर्स टुवर्ड्स हिम। दूसरी बात, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने अपने गवर्नर्स को फ्री हैंड दिया हुआ है, कुछ भी करने देते हैं। तो हज़रत उस्मान ने दरअसल हाईली ट्रस्टवर्दी कंपेनियंस को गवर्नर बनाया था ज़्यादातर, ठीक है ना। और ही यूज टू ओवरलुक सिंपल मिस्टेक्स बट नॉट द बिग मिस्टेक्स। मिसाल के तौर पे साद बिन नबी वकास वॉज डिसमिस्ड व्हेन ही कुड नॉट रीपे द लोन दैट ही हैड टेकन फ्रॉम बैतुल माल। तो छोटी मोटी गलतियां तो हज़रत उस्मान नज़रअंदाज कर देते थे। और हज़रत उस्मान जो थे वो थे थोड़े नरम मिजाज के, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बड़ी बड़ी गलतियों को भी नज़रअंदाज करते हो। फिर बेटा, हज़रत उस्मान के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इनके गवर्नर्स इनएफिशिएंट हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इस तरीके से नहीं था जिस तरीके से लोग चीज़ों को प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे थे। असल में एक शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था, अब्दुल्ला बिन सबा एक यमनी यहूदी था, यमन से ताल्लुक़ रखने वाला यहूदी था, जिसने बज़ाहिर तौर पे इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन इसका एक ही मकसद था कि ये हज़रत उस्मान की खिलाफत को नुकसान पहुंचाए। तो ये जाता था मुख्तलिफ जगहों पे, कभी ये सीरिया जा रहा है, कभी ये इजिप्ट जा रहा है, कभी ये इराक जा रहा है। और ये क्या करता था, ये दूसरी जगह की बुराई करता था और हज़रत उस्मान की पॉलिसीज को ऐसे क्रिटिसाइज करता था कि उस टाइम कम्युनिकेशन तो इतनी स्ट्रांग थी नहीं, आपको पता है ना, मोबाइल फ़ोन है ना, ईमेल है ना, लेटर्स। तो लेटर्स का जो जरिया था उससे तो दो दो तीन तीन महीने लग जाते थे कि वेरीफाई हो सके खबर। और जब तक खबर वेरीफाई होगी ये तो अपना प्रोपेगेंडा पूरा कर चुका होता था। तो इसका मकसद ही इस्लाम को नुकसान पहुंचाना था। बाद में इसका अंजाम भी बुरा हुआ। अब्दुल्ला बिन सबा इसका नाम है। लेकिन ये एक शख्स ऐसा था जिसने ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया कि हजरत उस्मान ने तो जगह जगह गलत गवर्नर्स अपॉइंट किए हुए हैं। बहरहाल, हजरत उस्मान के ऊपर फिर एक और इल्जाम लगा कि हजरत उस्मान ने जो स्टेट के पेस्चर्स है, जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, जिधर जानवर चारा खाते हैं, वो अपने पर्सनल यूज के लिए रखे हुए हैं और आवाम को वो अलाउ नहीं करते कि वो अपने जानवरों को वहां पे चारा खिलाएं। आप ये सोचिए कि जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनी का टाइटल दिया जस्ट फॉर हिज जेनरोसिटी, क्या वो भेड़ बकरियों के खाना खाने की जगह के मामले में लोगों के साथ नाइंसाफी करेंगे? ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं था। दरअसल हकीकत ये थी कि हजरत उस्मान की ड्यूटी थी कि वो एनिमल्स जो कि स्टेट के काम आते हैं, यानी कि जंगों पे जाते हैं वगैरह वगैरह, उनको चारा खिलाए। तो उन्होंने एक स्पेसिफिक ज़मीन अलॉट कर दी थी कि ये जो ज़मीन है वहाँ पे सिर्फ स्टेट के जानवर खाना खाएंगे,
और तभी वो वहां पे पब्लिक के जो घरेलू जो यूज के जानवर होते थे उनको वहां पे खाना खाने की इजाजत नहीं देते थे। और हजरत उस्मान ने वो अपने अंडर क्यों रखी हुई थी? क्योंकि खलीफा की ड्यूटी होती थी कि उन जानवरों को चारा खिलाए। तो ये वजह थी कि हजरत उस्मान ने कुछ स्टेट के पेस्चर जो है वो अपने पर्सनल यूज में रखे हुए थे। उसके अलावा हजरत उस्मान के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने गवर्नर्स को वेल्थ दी हुई है बहुत ज़्यादा। पहले तो अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को गवर्नर बना दिया, फिर उनको सारी वेल्थ दे देते हैं। तो ये इल्ज़ाम और भी ज़्यादा बढ़ने लगा जब हजरत उस्मान ने अपने कज़न मरवान इब्ने हकम को, किसको? अपने कज़न मरवान को 1/5 ऑफ द बूटी ऑफ द वॉर देने का फैसला किया। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो गवर्नर्स की वेल्थ होती थी ये गवर्नमेंटल यूज के लिए होती थी। इससे रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, हाईवेज बनाए, और दीगर जो मदरसे बनाए, बहुत सारे काम होते थे इससे। ऐसा नहीं कि गवर्नर्स अपने पर्सनल यूज में इस वेल्थ को रख रहे थे। तो ये इल्ज़ाम भी गलत था एक लिहाज से। और फिर हजरत उस्मान के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने कुरान की बेहुरमती की है, जो कि अजीब सी बात है क्योंकि हम तो जानते हैं, हमने कंपाइलेशन ऑफ कुरान पढ़ा है। हम तो हजरत उस्मान को जमील कुरान, द प्रिजर्वर ऑफ कुरान के नाम से जानते हैं। हमें मालूम है कि हजरत उस्मान के दौर में जो भी फैसला हुआ था, दैट वाज जस्ट टू इंश्योर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कुरान। कुरान का स्टैंडर्ड इंश्योर करने के लिए ही ऑर्डर्ड दैट द प्रीवियस कॉपीज दैट वर मेड ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ अबू बकर सिद्दीक शुड बी burned and only Quraysh dialect will be followed. The reason was that people were reciting the Quran in different dialects, and तभी हजरत उस्मान ने ये इजमा के तहत फैसला किया कि जितनी भी प्रीवियस कॉपीज हैं इनको बर्न कर दिया जाएगा और सिर्फ कुरैश का डायलेक्ट फॉलो होगा। तो हजरत उस्मान की नीयत जो थी वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कुरान थी। आप ये सोचें कि जो अशर मुबशरा में से एक है, यानी कि जिनको दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत कर दी गई हो। देखो, बहुत सारे लोग होंगे जो कि नेक होंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जो कि बहुत नेक मुसलमान नहीं है। जैसे आज के दौर में हम लोग कहाँ से नेक मुसलमान हैं? लेकिन हमारे जैसा शख्स भी क्या कुरान की बेहुरमती कर सकता है? नहीं। तो एक नेक शख्स कुरान की बेहुरमती कर दे, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और सिर्फ नेक नहीं बेटा, सहाबी, सहाबी जिनको बेस्ट समझा जाता है उम्मत में, वो कुरान की बेहुरमती कर दे, ऐसा मुमकिन है? हरगिज नहीं। उनमें भी मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल सहाबी नहीं, वो सहाबी जिनको हुजूर ने दुनिया में ही खुद जन्नत की बशारत कर दी हो, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के बाद एक अपनी बेटी, यानी कि अपनी दो दो बेटी जिसके निकाह में दे दी हो, क्या वो शख्स इतना बड़ा गुनाह कर सकता है कि वो कुरान की बेहुरमती करवाए या करे? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये जो दरअसल इल्जामात लग रहे थे ये उन लोगों की तरफ से लग रहे थे जिनको इल्म ही नहीं, जिनको मालूम ही नहीं कि हजरत उस्मान का दरअसल स्टेटस क्या है। बहरहाल, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि हजरत उस्मान के ऊपर ये जो इल्जामात लगे, ये इनके खिलाफ लोगों को रिवॉल्ट किस तरीके से करवाते हैं। ठीक है जी बेटा, ये जो रिवॉल्ट आया हजरत उस्मान के खिलाफ, ये दरअसल 3 जगहों के लोगों से आया। ये कौन कौन लोग थे बेटा? ये थे, एक तो इजिप्ट के लोग। कहाँ के लोग थे? इजिप्ट के लोग थे। दूसरे ये कहाँ के लोग थे बेटा? ये कुफा के लोग थे। कहाँ के थे? कुफा के। और तीसरा ये कहाँ के लोग थे? ये थे बसरा के लोग। बेटा, इनका इनका जो आर्ग्यूमेंट था, ये जो हजरत उस्मान से ना खुश थे, ये हजरत उस्मान के गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट से ना खुश थे, और ये हजरत उस्मान के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से। जाहिर सी बात है बेटा कि जब कंस्पिरेसीज उठती हैं, जब इल्जामात लगते हैं, तो कुछ लोग तो खिलाफ होते ही होते हैं। ठीक है जी। तो हजरत उस्मान के भी जो एडमिनिस्ट्रेशंस थी, उनसे लोग नाराज थे, गवर्नर से नाराज थे। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर इल्जामात लग रहे थे ना कि भाई इन्होंने तो इनएफिशिएंट लोगों को गवर्नर बिठाया हुआ है, या इन्होंने सारे अपने रिश्तेदार भर दिए हैं। तो बेटा, ये 3 जगह के लोगों ने फैसला किया कि हम लोग हज के टाइम पे जब आएंगे मक्का, फिर हम मदीना विजिट करेंगे, और हम उस टाइम पे खलीफा के घर को घेर लेंगे। और खलीफा के घर को घेर के हम लोग जो हैं खलीफा से अपनी डिमांड्स मंगवाएं मनवाएंगे,
और उनसे कहेंगे कि ये जो गवर्नर्स आपने अपॉइंट किए हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हमें नहीं पसंद, हमें हमें इनमें चेंजेस चाहिए। और ऐसा ही हुआ बेटा। जब ये लोग आए उम्र हज करने की नीयत से, तो ये वापसी में मदीने को इन्होंने घेर लिया और हजरत उस्मान को इन्होंने घेर लिया। ठीक है जी, हजरत उस्मान के घर को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। अब हजरत उस्मान से इन्होंने निगोशिएशन की बात की। वहां पे हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने भी आए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने भी इनके दरमियान निगोशिएट करने की बात की। ठीक है। आपको हैरत होगी कि ये जो इजिप्शियन का ग्रुप था, इसको लीड कर रहे थे मोहम्मद बिन अबू बकर। मोहम्मद बिन अबू बकर कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के बेटे। यानी कि वो जो रिबेल्स थे उनको लीड कर रहे थे मोहम्मद बिन अबू बकर। ठीक है जी। बेटा ये इजिप्शियन ग्रुप्स की तरफ से आते हैं और हजरत उस्मान के साथ बैठ के इनकी निगोसिएशन होती है। ठीक है। हजरत उस्मान को ये बताते हैं कि हम चाहते हैं कि गवर्नर चेंज हो जाए, ये पॉलिसी चेंज हो जाए, वो पॉलिसी चेंज हो जाए। एंड हजरत उस्मान एक्सेप्टेड द डिमांड्स ऑफ दीज रिबल्स। इजिप्शियन रिबेल्स और कुफा और बसरा से जो लोग आए थे, इनकी डिमांड्स को पूरा कर लिया गया। ठीक है जी। डिमांड्स पूरे हो गए, मामलात खत्म हो गए, मुज़ाकरात हो गए। अब फैसला ये हुआ कि भाई ये तीनों जो हैं ये वापसी चले जाएंगे, दे विल बी रिटर्न। ठीक है जी। ये वापसी जा रहे थे बेटा। लेकिन इनमें से जो इजिप्ट का ग्रुप था, कौन था? इजिप्ट का ग्रुप था। ये कहते हैं कि भाई हमें, हजरत जब हम वापसी जा रहे थे तो हम लोगों को एक लेटर मिला है, एक मैसेंजर मिला है जो कि कहता है कि हजरत उस्मान की मोहर लगी हुई है उसमें। ठीक है जी। हजरत उस्मान की मोहर लगी हुई है उसके अंदर। मोहर बेटा, ये दोबारा से समझा दूं मैं। इजिप्ट के लोग जब वापसी जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह आई जहां पे ये लोग रुके और इनको एक मैसेंजर मिला। और वो मैसेंजर जो था उसके पास हजरत उस्मान की मोहर वाला लेटर था, जिसमें लिखा हुआ था कि इजिप्ट का जो लीडर है इसको कत्ल कर दे। क्या कर दे? कत्ल कर दे। तो बेटा इनको बड़ा गुस्सा आया, इजिप्ट के लोगों को बहुत गुस्सा आया कि हजरत उस्मान ने अभी तो हमारी डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली हैं, लेकिन पीठ पीछे वो हमारे लीडर को कत्ल करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हजरत उस्मान तो इनको बिट्रे कर रहे हैं। तभी बेटा ये लोग वापसी आ गए और हजरत उस्मान के घर को घेर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर वो जो लेटर था जो इजिप्शियंस को मिला, क्या वो हजरत उस्मान ने लिखा था? बेटा हजरत उस्मान इस चीज को डिनाई करते हैं। हजरत उस्मान कहते हैं कि ये लेटर फॉर्ज्ड है, यानी कि ये हजरत उस्मान की मोहर को इस्तेमाल किया है, या तो वो नकली मोहर है या फिर किसी ने उसकी फेक मोहर बनाई है। ठीक है। और हजरत उस्मान डिनाई करते हैं कि ये लेटर मैंने नहीं लिखा। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो इजिप्शियन रिबेल्स थे ये हजरत उस्मान के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बेटा मुसलमान इस टाइम पे ऐसी पोजीशन में थे दैट दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस अटैक। वो इस अटैक के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से जब ये रिबेल्स हजरत उस्मान के घर को घेरते हैं तो इनको डिफेंड करने के लिए कोई भी बर वक्त नहीं आ पाता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने अपने बेटों यानी कि इमाम हुसैन और इमाम हसन को भेजते जरूर हैं इनकी मदद के लिए। यानी कि मुस्लिम्स ट्राइड टू हेल्प हिम, विच इंक्लूडेड इमाम हसन एंड इमाम हुसैन, बट दे वर प्रिवेंटेड। उनको वो इस काम में कामयाब नहीं रह पाए। और इवेंचुअली जो इजिप्शियंस हैं वो हजरत उस्मान को अटैक कर देते हैं। और बेटा फ्राइडे के दिन 17 जिलहज 35th हिजरी के अंदर, वाइल हजरत उस्मान वॉज रीडिंग कुरान इन हिज हाउस, बेटा ये हजरत उस्मान को अटैक कर देते हैं। ये क्या करते हैं, सबसे पहले मोहम्मद बिन अबू बकर अंदर आते हैं और हजरत उस्मान के जो कपड़े हैं, जो गिरेबान है, इससे इनको पकड़ लेते हैं। लेकिन हजरत उस्मान इनको कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ना करो। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि मैं तुम्हारे वालिद का यानी भाई जैसा हूं। तो मोहम्मद बिन अबू बकर को ये बात याद आ जाती है कि वो इस चीज पे गलत है। वो बाहर आते हैं, ही ट्राइड टू स्टॉप हिज पीपल। लेकिन
जो रिबेल्स थे बेटा, इनमें बहुत सारे खवारिज भी शामिल थे, यानी कि ऐसे लोग जो इस्लाम के दुश्मन थे वो भी शामिल थे। और वो नहीं रुकते। और इवेंचुअली क्या होता है, ये हजरत उस्मान को मारते हैं, हजरत उस्मान को कत्ल कर देते हैं वाइल ही वॉज ट्राइंग टू रीड कुरान। और इनकी बीवी, हजरत उस्मान की जो बीवी थी उस टाइम पे, हजरत नाइला, शी वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। बट इन दिस अटेम्प्ट इवन हर फिंगर्स वर कट। उनकी उंगलियों को भी काट दिया जाता है। हजरत उस्मान की जो बॉडी है वो इनकी फैमिली सीक्रेसी में बरी कर देती है, ठीक है। और बेटा, हजरत उस्मान को शहीद कर दिया जाता है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला ने रिपोर्ट करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी के अंदर ये प्रेडिक्ट किया था कि हजरत उस्मान के दौर में सिविल कमोशन, सिविल वॉर हो, और हजरत उस्मान उसमें रॉन्गफुली कत्ल किए जाएंगे। यानी कि दो पार्टीज होंगी जो आपस में लड़ जाएगी, ठीक है, खाना जंगी होगी, आपस में लड़ाई हो जाएगी, सिविल वॉर होगी हजरत उस्मान के दौर में। और हजरत उस्मान जो है उस सिविल वॉर में, यानी कि मुसलमानों के दरमियान जो जंग है, उसमें वो सही रास्ते पे होंगे, लेकिन ही विल बी रॉन्गफुली किल्ड इन इट। ये हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में इसकी प्रिडिक्शन करके चले गए थे। बहरहाल बेटा, 4 मार्क का सवाल आया हुआ है। वाई डू यू थिंक प्रॉब्लम्स अरोज ड्यूरिंग हिज कैलिफेट? इनकी खिलाफत में ये मसले क्यों हों? भाई, इसमें एक रीजन हम ये देते हैं कि हजरत उस्मान रजीला ताला अन्हु जो थे बेटा, वो बहुत ही नरम मिजाज के थे। क्या थे? माइल्ड डिस्पोजिशन। हजरत उस्मान की जो जो एक पर्सनैलिटी थी ना बेटा, वो ऐसी थी कि लोग उनको कमजोर समझते थे। हालांकि वो कमजोर थे नहीं, लेकिन लोगों का ऐसा इंप्रेशन था कि भाई ये तो कमजोर है। जबकि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जो थे उनको लोग ऑपोजिट समझते थे कि भाई वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत पावरफुल है, उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता। लेकिन हजरत उस्मान को लोग यहाँ पे कमजोर लेने लग गए थे। दूसरी बात बेटा, असल में अब एम्पायर बहुत बड़ी हो गई थी, और जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी थे और बड़े बड़े मुसलमान थे, दरअसल वो बहुत कम रह गए थे। समझ रहे? और अब जो इराक के लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, या सीरिया के, ये इजिप्ट के, ये नए नए मुसलमान थे। तो ना ही इनको हजरत उस्मान के स्टेटस का अंदाजा था कि हजरत उस्मान दरअसल कौन, क्या शख्सियत है, इनको आइडिया ही नहीं था। दूसरी बात बेटा ये कि इन ये लोग खुद भी उतने पक्के मुसलमान नहीं थे, क्योंकि ये लोग नए नए, ये सहाबियों का दर्जा तो नहीं रखते ना बेटा। तो इनको मालूम ही नहीं था कि किस तरीके से दरअसल हजरत उस्मान की अहमियत को हमें समझना है। उसके अलावा आपको मालूम है कि बनु उमैया और बनु हाशिम के दरमियान ओल्ड राइवलरी तो थी, वो दोबारा से मर्ज हो गई। और फिर वेल्थ जो है ना बेटा, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। पैसा दौलत जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है। और जब गवर्नमेंट के पास पैसा बढ़ता रहा तो लोगों की नाराजगियां बढ़ती रही। ठीक है जी, तो ये कौन? इवेंचुअली मैंने आपको बताया कि अब्दुल्ला बिन सबा जो था, वो मेन लीडर था। यहूदी था, ये यमन से ताल्लुक रखने वाला, जिसका मकसद ही ये था कि वो डिफरेंट जगहों पे जाए और हजरत उस्मान के खिलाफ प्रोपागंडा करे। तो ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स दैट हजरत उस्मान फेस ड्यूरिंग हिज कैलिफेट। बहरहाल, दिस इज द कैलिफेट ऑफ हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक।